So I welcome you back once again in my channel Giza Education. I am Sandeep शर्मा। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स में जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट पढ़ा लास्ट वाली वीडियो में। हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस निकाली। आज हम लोग सवालों के द्वारा बाय डूइंग सम क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू फाइंड वेदर वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट और नॉट। सो हाउ वी हैव टू जस्ट अप्लाई वो कंसेप्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ये आज हमें डिस्कस करना है। आज हम इसे ही चर्चा में लाएंगे। तो देखिए, ऐसा है, आज की चर्चा में मैं पहले बता दूं आपको क्या क्या चीज़ों की मैं चर्चा करूंगा। जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला जो इस्तेमाल होना है, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग फ्रिंज की दूरी, फ्रिंज की डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें मैं करके आपको समझाता हूँ क्या क्या हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, ऐसा है, जल्दी से बात करते हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को समझने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल समझने से पहले एक रिकैप करते हैं। रिकैप फॉर्मूलास का करते हैं और कैसे, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या हमें अप्लाई करना है। देखिए, आपने जाना था कि अगर एक सोर्स था, उसके सामने दो हम लोगों ने एक दफ्ती पे या किसी भी कार्डबोर्ड पर हम लोगों ने स्लिट काट ली थी। इसको हम लोगों ने S1, इसको S2 कह दिया था। इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने स्मॉल d कह दिया था, है ना। और ये स्क्रीन पर, जो कि स्क्रीन, ये स्लिट से और स्क्रीन की दूरी को हमने कैपिटल D कह दिया था। किसी पॉइंट पर मान लेते हैं, देखिए इस पॉइंट पर अगर हम लोग एकदम सेंटर पॉइंट पे देखें तो दोनों वेव जो यहाँ पहुँच रही होंगी, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, है ना, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तो दोनों कंस्ट्रक्टिवली ऐड करेंगी और बीच में एकदम आपके पास ब्राइट फ्रिंज आएगी, ठीक है। बाकी इसके बाद अल्टरनेट डार्क ब्राइट का कंसेप्ट चलता रहता है। मैं समझा देता हूँ। मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पर दोनों में देखें कोई पाथ का डिफरेंस नहीं, जितनी दूरी ये तय कर रही है उतनी दूरी ये तय कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आप दोनों कंस्ट्रक्टिवली ऐड की। जब पाथ का डिफरेंस ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टिव एडिशन होगा। अब मान लेते हैं इस पॉइंट पर ये तो भाई पहुंच गई और ये पहुंची। इस तरीके से हम अलग फिगर से आपको समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। मान लेते हैं दोनों स्लिट थी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को d माना। किसी एक पॉइंट पर हमें नहीं पता कि इस पॉइंट पर दोनों कंस्ट्रक्टिव एडिशन कर रही हैं कि डिस्ट्रक्टिव कर रही हैं, है ना, हमें नहीं आइडिया इसका। हम एकदम ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है S1 S2 के बीच की, इस पॉइंट को P कह दिया हमने। इनके बीच में एकदम हमने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, क्योंकि इसी से हम लोग ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ। इसी तरह इसी डिस्टेंस से हम लोग, इसी पॉइंट से, इसी ओरिजिन से हम लोग दूरी तय बताएंगे कि हमारी। देखिए, इस पर होता क्या है यार, इसके दोनों तरफ जो ये, अब बीच में तो दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब जितना ही हम इधर जाते जाएंगे तो आप देखेंगे जो दूरी ये तय कर रही है और जो दूरी ये तय कर रही है, दोनों में फ़र्क आएगा। मान लो ये पॉइंट ही देखो, इसने ये दूरी तय की S1P तय की, इसने दूरी तय की S2P। अगर आप देखें इतना ही, अगर S1 और S2 के बराबर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये लेंथ तो बराबर होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि इतनी दूरी इसने अधिक तय की है ना। अगर हम S2P माइनस S1P करेंगे तो यही आएगा इनके बीच का पाथ डिफरेंस। तो मुझे पता है कि पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के टर्म्स में होता है तो वो कंस्ट्रक्टिव एडिशन होता है ना। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता था ना, हम लोगों ने डिराइव कर लिया। हम बार बार पीछे नहीं जाएंगे, वो आप पीछे जाके देखिए। पाथ डिफरेंस जो हम लोगों ने डिराइव किया था वो कितना आ रहा था, x, यानी कि मान लेते हैं सेंटर मोस्ट पॉइंट से या सेंटर मोस्ट लाइन से जो भी ये फ्रिंज बन रही है। अभी ये जनरल फ्रिंज की बात हो रही है, ये ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, दोनों की अलग अलग कंडीशन थी। तो अगर मान लेते हैं ये दूरी ब्राइट की है तो d/d, ये d इन दोनों के बीच डिस्टेंस है और ये d इनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये पार्ट डिफरेंस इनका आ रहा था। तो एक बार जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा कर दिया था तो यहाँ पर हम लोगों के पास ब्राइट फ्रिंज की दूरी आ गई थी, जिसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया था n लैम्डा d/d, है ना। ये ब्राइट फ्रिंज की दूरी आ गई थी। और जब यही पार्ट डिफरेंस को हम लोगों ने 2n+1/2 लैम्डा कर दिया था, इसके लिए हम लोग डार्क फ्रिंज लिख देते हैं। ये दोनों में सेम रहेगा ना, d और d थोड़ी ना चेंज होगा। x डार्क लिख लो ऐसे। तो उसके हिसाब से हमारे पास किसकी दूरी आ गई थी, ये हमारी xd की, यानी कि डार्क फ्रिंज की दूरी आ गई थी लाइन से। वो कितनी आ गई थी भाई, वो आ गई थी 2n+1/2 लैम्डा d/d, है ना। n लैम्डा d/d, लैम्डा d/d दोनों में सेम है, लैम्डा d/d। तो ये बात समझ में आई ना। तो ये ब्राइट फ्रिंज की दूरी है, ये डार्क फ्रिंज की दूरी है फ्रॉम द सेंटर मोस्ट लाइन, इफ यू कैन सी, ओके, फ्रॉम आइदर साइड, वट एवर डिस्टेंस यू टेक फ्रॉम आइदर साइड,
It will be either the distance of the bright fringe or a dark fringe. Now you got the condition that this is the path difference. And why we are having a path difference? Why? Because the wave generating from the two particular source. These two sources are coherent in nature. Are these not? So these two sources, the wave which is reaching over here by these two sources are having some phase difference between them, and because of which either they are adding constructively or destructively. ठीक है. So if they are adding constructively, we are having this condition. If they are adding destructively, we are having this condition. So by seeing all these situations, we can just find out the formula. तो इस सेंटर मोस्ट लाइन के दोनों तरफ यार ब्राइट डार्क, मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, तुम्हें अब समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा. ए ऐसे यहाँ पे देखो बीच में एकदम जो है यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनती है. ठीक है. और इस हिसाब से ये चलता जाता है. ऐसे ऐसे कर लीजिए. ए ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए. इसी प्रकार से उस तरफ भी कर लीजिए, है ना. तो ये ब्राइट है, इतनी ब्राइट है तो ये डार्क होगी. इसके बाद ये डार्क होगी. इसके बाद ये डार्क, है ना. ये सेंटर ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट है. मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ से अच्छे से देख लो. मान लेते हैं मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ. इस प्रकार से ये हमारी स्क्रीन है. तो अभी ये स्क्रीन पर आपकी ऐसे ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे ऐसे चलती जाएगी. लेकिन अब मैं ऐसे तो दिखा नहीं पाऊँगा आपको. तो आप इमेजिन कर लीजिए कि बीच में ये इस प्रकार से आप बना दीजिए. ये ब्राइट बनेगी. ऐसे मैं पहले ये लाइन बना रहा हूँ, इनको देखिए और समझिए चीज़ों को. ठीक है. ए ऐसे, इसको हम अपनी ब्राइट फ्रिंज मान लेते हैं. यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच देते हैं. यही है वो सेंटर लाइन. ये चीज़ मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ. तो देखो ये डार्क फ्रिंज हुई, फिर ये डार्क फ्रिंज हुई, फिर ये डार्क फ्रिंज हुई. इस तरफ इधर भी ले जाओ. ये डार्क हो गई, ये डार्क हो गई, ये डार्क हो गई. ठीक है. तो ये वाली सेंट्रल ब्राइट है, ये वाली. इसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट है, इसके बाद ये सेकंड ब्राइट है, और ऐसे इस तरीके से. ये फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है ना. ये फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है ना. डार्क ऐसे लिख लीजिए. डार्क, थर्ड डार्क. तो ये इन्हीं फॉर्मूले से आ जाती है. इस फॉर्मूले से देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला था एक्स ब्राइट इज इक्वल टू एन लेमडा डी बाई डी. यानी कि n की वैल्यू हम 1 n की वैल्यू 0 शुरू करो. 0 1 2 करोगे तो पाओगे जब 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा. यानी पहली ब्राइट 0, यानी कि इटसेल्फ यही वाली बनेगी आपकी, 0 पे बनेगी. यानी ये सेंट्रल ब्राइट होगी. फिर जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, मैं यहाँ रखता हूँ n की वैल्यू 1, यहाँ n की वैल्यूज़ मैं रख रहा हूँ 0 रखा, तो ये आ गया आपके पास 0, यानी सेंटर पे ही बन गई. जब 1 रखा n की वैल्यू यहाँ पे, तो ये आ गया लैम्डा डी बाई डी. ठीक है. जब n की वैल्यू मैंने 2 रखी तो ये आ गई 2 लैम्डा डी बाई डी. जब n की वैल्यू मैंने 3 रखी तो ये आ गई 3 लैम्डा डी बाई डी. आ गया ना. और इसी प्रकार से चलता जाएगा. तो गौर कीजिए, जॉनसन नंबर की फ्रिंज है. अगर देखिए, याद रखिए, सेंट्रल ब्राइट का नाम सेंट्रल ब्राइट होता है. उसके बाद वाली फर्स्ट ब्राइट होती है. तो फर्स्ट ब्राइट n की वैल्यू 1 पे आई है, n की वैल्यू पे फर्स्ट ब्राइट आई है, n की वैल्यू 2 पर सेकेंड ब्राइट आई है, n की वैल्यू 3 पर थर्ड ब्राइट आई है. तो यानी कि कभी भी अगर आपको ये पता करना है, कोई कह रहा है आपसे कि मान लेते हैं बड़ी लंबी फ्रिंज विद बन रही है, खूब दूरी तक फ्रिंज बन रही है. मान लिया आपसे कोई पूछता है 7वीं ब्राइट जो है उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, बोलेंगे आप 7. n की वैल्यू 7 होगी. 7 लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा. वो समझ में आई ना बात. अब देखिए आगे कितना ईजी है. अब मैं इसी प्रकार से मैं डार्क के लिए लिख रहा हूँ. थोड़ा सा जगह यहाँ बची है, मैं डार्क के लिए ही बना सकता हूँ. ए यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स डार्क, है ना. एक्स डार्क का हमारे पास जनरल फॉर्मूला है वो 2n+1 है ना. कितना है, बाई 2 लैम्डा डी बाई डी. यही है ना भाई. बहुत ईजी है. देखिए n की वैल्यू रखना शुरू कीजिए. जब n की वैल्यू 0 रखी तुमने, तो 0 रखने पर क्या आया तुम्हारे पास, फर्स्ट डार्क आ गया. याद रखना, ये फर्स्ट ब्राइट आया था, ये सेकेंड ब्राइट आया था, ये थर्ड. यहाँ पे n की वैल्यू 0 पे वहाँ सेंट्रल ब्राइट आया था. यहाँ पर ये डार्क शुरू होगा. n की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट डार्क आ जाएगा. कितने पे आ जाएगा, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 × 0 0 + 1, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ डी लैम्डा बाई डी. ठीक है. ये क्या चीज़ है भाई, आई होप ये दिख रहा है आपको. यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम बची है. मैं अगले पेज पे आपको दिखाता हूँ. एक्स डार्क हम लोग लिखेंगे. तो एक्स डार्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है 2n+1/2 लैम्डा डी बाई डी, है ना. तो n की वैल्यू 0 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे. तो देखो n की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट डार्क आ जाएगी, फर्स्ट डार्क. ठीक है. कितने डिस्टेंस पे आ जाएगी आपकी, आ जाएगी हाफ डी लैम्डा बाई डी.
जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ सेकेंड डार्क आएगी, याद रखना ये सेकेंड डार्क आ जाएगी। तो ये हो जाएगी, जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 × 1 1 + 2 2 + 1 3/2, तो ये आ जाएगी 3/2 d लैम्डा बाई डी। n की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ये आ जाएगी 5/2 d लैम्डा बाई डी, है ना। n की वैल्यू 3 रखोगे तो आ जाएगी 7/2 d लैम्डा बाई डी। तो याद रखना जॉनसन नंबर की फ्रिंज है। अगर कोई कहता है आपको कि आप 8th डार्क बताइए, तो 8th डार्क का मतलब कि वहाँ तुम n की वैल्यू 8 - 1 7 रखोगे, याद रखना, क्योंकि 0 पर वो फर्स्ट डार्क आती है, n की वैल्यू 1 पे सेकेंड आ रही है, n की वैल्यू 2 पर थर्ड डार्क आ रही है, n की वैल्यू 3 पर फोर्थ डार्क आ रही है। तो जो डार्क होगी n की वैल्यू उससे एक कम हो रही है। अगर थर्ड डार्क है देखो n की वैल्यू 2 है, जब सेकंड डार्क है तो n की वैल्यू 1 है, इससे एक कम है। देखो सारे फॉर्मूलेस क्लियर हो जाएंगे आपको। ये है, देखो है ना, ये 0 से काउंट कर ले रहे हैं। ये हम सबसे पहला कर रहे हैं हाफ d लैम्डा बाई डी, फिर उसके बाद d लैम्डा बाई डी, इसके बाद 3/2 d लैम्डा बाई डी, इसके बाद 2d लैम्डा बाई डी। इसी प्रकार से इधर भी कर लीजिए, इधर 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 ऐसे कर लीजिए, है ना, हाफ d लैम्डा बाई डी, तो ये हो जाएगा इधर -12 d लैम्डा बाई डी, इधर हो जाएगा d लैम्डा बाई डी, फिर इसी प्रकार से 3/2 d लैम्डा बाई डी, ये सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2d लैम्डा बाई डी, ठीक। तो ये आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ये ऐसे आप ब्राइट फ्रिंज बना लीजिए। फिर डार्क बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर d लैम्डा बाई डी ब्राइट बन जाएगी, फिर 3/2 पे डार्क बन जाएगी, फिर ये ऐसे ऐसे चलता है। फ्रिंज विथ ये होती है दो फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, दो लगातार डार्क ले लो या दो लगातार ब्राइट ले लो, ये डिस्टेंस ले लो। ये देखो दो लगातार ब्राइट है, दो लगातार डार्क है, तो कोई भी दो लगातार डार्क या कोई भी दो लगातार ब्राइट अगर आप ले लें, जैसे मान लें दो लगातार ब्राइट ले, मान लें हम चौथी ब्राइट लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 4d लैम्डा बाई डी एंड लैम्डा बाई डी से, और इसके बाद वाली देखें तो वो 5d लैम्डा बाई डी पे होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, d लैम्डा बाई डी। समझ में आई ना बात, आ गया। अब ध्यान से देखो, तो आपके पास डार्क फ्रिंज फाइंड करने का सेंटर से, ब्राइट फ्रिंज फाइंड करने का, ब्राइट फ्रिंज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, n d लैम्डा बाई डी। n की वैल्यू जो रखोगे वो वाली ब्राइट दे देगा। डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला 2n + 1/2 d लैम्डा बाई डी रखोगे, ये डार्क फ्रिंज फाइंड करने का फॉर्मूला, ये ब्राइट फ्रिंज फाइंड करने का सेंटर से। सेंटर से अगर हमारी, ये हमारा सेंटर है, मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से पहली ब्राइट दूसरी ब्राइट इस तरीके से, है ना, पहली डार्क दूसरी डार्क ऐसे, ये डार्क है, ये डार्क है, पहली डार्क, ये सेकंड डार्क, है ना, डार्क। इसी प्रकार से फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट, वही तो सेंट्रल ब्राइट है। तो ये डार्क, याद रखना डार्क के लिए जो फ्रिंज होगी, अगर 8वीं फ्रिंज चाहिए तो n की वैल्यू 7 रखोगे, 6वीं चाहिए तो 5 रखोगे। यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे वही वाली फ्रिंज विथ, जैसे वही फ्रिंज आ जाएगी। मान लो 6वीं चाहिए तो 6 रख दो यहाँ पे, ठीक। फ्रिंज विथ आपकी ये आ गई। इसके बाद एंग्लो फ्रिंज विथ भी आती है, मैंने बताया था एंग्लो फ्रिंज विथ क्या होती है, ये दोनों थे ना, यहाँ पे ऐसे आप कर लीजिए ऐसे लाइन। तो एंग्लो फ्रिंज विथ ये थी, यही डिस्टेंस थी, इसको हम लोग ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो एंग्लो फ्रिंज विथ का मतलब ये होता है, सेंटर से ऐसे नाप लो, मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट हैं, ये d डिस्टेंस है, ये बड़ी d है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, सेंटर से आप जोड़ दीजिए a, तो ये जितना एंगल ये बना रहा है ना कोई भी थीटा, वही हमारी एंग्लो फ्रिंज विथ होती है। तो थीटा कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर मतलब ब्राइट फ्रिंज की दूरी। तो ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज जो भी कह रहा है, अगर वो निकालना है तो मान लेते हैं फ्रिंज विथ कह रहा है, तो फ्रिंज विथ में ये लीनियर फ्रिंज विथ है, ये क्या है, लीनियर फ्रिंज विथ। तो ये लीनियर फ्रिंज विथ अपॉन डिस्टेंस कर दो, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस कर दोगे तो एंगुलर फ्रिंज विथ आ जाएगी। तो होगा क्या यार, d लैम्डा बाई डी, ये वाले में अपॉन जब ये d करोगे परपेंडिकुलर, ये d लैम्डा बाई डी, ये फ्रिंज विथ हो गई। जो भी फ्रिंज विथ है, जो भी फ्रिंज की मोटाई है, वो ये लीनियर फ्रिंज विथ ही है, और अपॉन बेस कर दोगे तो ये थीटा टैन थीटा सब एक ही होता है। टैन थीटा की जगह से हम लोग परपेंडिकुलर बेस निकाले, टैन थीटा को थीटा लिख लिया, तो एंगुलर फ्रिंज विथ हुई। होगा क्या, केवल ये d कट जाएगा, केवल आ जाएगी लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो ये एंगुलर फ्रिंज विथ हो गई। तो लीनियर फ्रिंज विथ का फॉर्मूला आ गया, एंगुलर फ्रिंज विथ का फॉर्मूला आ गया, ये सब आपके पास आ गए हैं। और क्या क्या फॉर्मूले हैं वो भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बता दे रहा हूँ आपको जो यूज़ होने वाले हैं। देखिए, जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा हमारे पास वेव का,
दोनों दो वेव इंटरफेयर कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा उसको आप इस फॉर्मूले से a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई लगाकर या इसका रूट ले लो, तो ये दोनों के एम्पलीट्यूड है रिस्पेक्टिव, जो दोनों वेव इंटरफेयर कर रही है, उससे आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। cos फाई वो एंगल है जिस जो फेस डिफरेंस है उनके बीच में, cos फाई करोगे तो आ जाएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला इसी प्रकार से हमारे पास क्या आ गया था भाई, याद करो। इंटेंसिटी होती क्या है, k टाइम्स a स्क्वायर ही होती है। व्हाट आर द फॉर्मूलाज वी हैव गॉट फॉर इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस I1 I2 cos फाई, ये फॉर्मूला है। और अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो वहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाल सकते 2I0 1 प्लस cos फाई, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब इसी में, अब इस केस में देखो, जब डबल स्लिट नहीं है, दोनों वेव की अलग अलग इंटेंसिटी है, तो आई मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी वो होगा भाई cos फाई, वहाँ पर 1 हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। तो अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन के आता है, और आई मिनिमम हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस I2, क्योंकि मिनिमम में cos फाई की वैल्यू -1 रख देंगे, है ना। cos फाई यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे cos फाई -1 होता है। कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर डबल स्लिट है तो मैक्सिमम आई कितना हो जाएगा भाई, 2I0, cos फाई यहाँ 1 रखोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये सीधे हो जाएगा 4 टाइम्स I0। और आई मिनिमम कितना हो जाएगा अगर डबल स्लिट है तो cos फाई -1 1 -1 0, तो ये मिनिमम। तो याद रखना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट केस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो जो दोनों सोर्स की इंडिविजुअल इंटेंसिटी उसकी 4 गुना होती है, और मिनिमम इंटेंसिटी 0 होती है। ये इंटेंसिटी होती है जब कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और आई मिनिमम जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उस केस में मिनिमम इंटेंसिटी हो जाती है और वो 0 हो जाएगी। ये तब का केस है जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब डबल नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर दोनों की इंटेंसिटियाँ अगर दो वेव को ये तो कॉमन इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है। कोई भी दो वेव जो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, इस फॉर्मूले को फॉलो करना ही करना है उन्हें, ठीक है। अगर वो डबल स्लिट में इंटरफेयर कर रही हैं तो हमारे पास ये आज़ादी है कि I1 I2 दोनों की सेम हो जाती है, तो डबल स्लिट के लिए ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है। और नॉर्मली तो आपके पास ये तो जनरल फॉर्मूला है इंटेंसिटी का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए इसको। In a young double slit experiment, the intensity at a point on the screen where the path difference is lambda is k unit. Find the intensity at a point where the path difference is lambda by 4, lambda by 3, lambda by 2. ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी पूछ रहा है लेकिन दिया फेज डिफरेंस नहीं है। अब आप कहेंगे यार इंटेंसिटी का जो मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने, पॉज करके 2 मिनट पढ़ लीजिए। ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 cos फाई, ये पढ़ रखा है आपने। अब चूंकि इसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या दिया है तो दोनों इंटेंसिटी सेम होंगी, तो फॉर्मूला तुम्हारा ये वाला लगेगा 2I0 1 + cos फाई, ठीक है। अब देखो, अब तुमको अगर फेज डिफरेंस मिल जाए, फाई मिल जाए, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा इंटेंसिटी निकालने के लिए। लेकिन उसने फाई ना देके पार्ट डिफरेंस दिया है, तो आई हैव टोल्ड यू एक फॉर्मूला जिसमें कि पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस रिलेटेड होते हैं, वो ऐसे याद रखिए कि अगर लैम्डा पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई। तो यूनिट अगर पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाय लैम्डा। तो कोई भी अगर आप इसमें लैम्डा डैश मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस लैम्डा डैश के लिए ये फेज डिफरेंस दे देगा। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में यही अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे कितना बोला है, पहला केस टेस्ट सुलझा लेते हैं। उसने कहा है लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 4 जब पार्ट डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इस फॉर्मूले से, है ना, इनटू लैम्डा की जगह आप लैम्डा बाई 4 लिख लीजिए। लैम्डा लैम्डा घट गया, 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 आ गया। पाई बाय 2 आ गया तो cos फाई की जगह आप पाई बाय 2 रखिए, cos पाई बाय 2 0 होता है। तो केवल इंटेंसिटी आ गई 2 टाइम्स I0, है ना। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसने इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा तो उस समय इंटेंसिटी के यूनिट होगी। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसमें कहा है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट अपॉन द स्क्रीन विद द पार्ट डिफरेंस लैम्डा इज के यूनिट। अब आप पता है कि अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा तो 2 पाई बाय लैम्डा, अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा, डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई, और 2 पाई अगर इसमें फॉर्मूले में रखें तो उस समय इंटेंसिटी कितनी आएगी, देखो जरा, 2I0 1 + cos 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई होता है 1, तो ये आ जाएगी
1 + 1 2, तो ये 4I0 आ जाएगी। ठीक, तो 4I0 की वैल्यू k के बराबर है, ये याद रखना, क्योंकि जो तुम्हारे पास फिर फॉर्मूला आएगा ना इससे रिलेटेड k के टर्म्स में आंसर देना है आपको। तो 2I0 आया है, तो 2I0, I0 की जगह आप रख दीजिए k/4, तो ये कितना हो जाएगा 2 × k/4 रखोगे तो ये फॉर्मूला k/2 आ जाएगा, यानी k/2 यूनिट्स पहले केस के लिए आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या पूछा है। देखिए सेकंड बोला है इसने λ/3, तो λ/3 बोल रहा है, तो λ/3 इस फॉर्मूले में रख कर हम लोग देखेंगे कि उसके लिए फेस डिफरेंस कितना होगा, तो 2π/λ इंटू λ/3 कर लीजिए, तो λ कट गया, ये हो गया 2π/3। अब cos 2π/3 कितना होता है भाई, फॉर्मूला याद है ना, नहीं भी याद उसको ऐसे लिख सकते हो, पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है। देखो 2π/3 आएगा, इसलिए लिख लिया क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos π/3। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो माइनस कॉस यानी कि ये -1/2 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। अब -1/2 अगर आप cos फाई की जगह रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि cos 2π/3 फाई 2π/3 था cos फाई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2I0 1 माइनस 1/3, सॉरी 1 माइनस 1/2, ये रख दिया फॉर्मूला हमने, क्योंकि cos पाई यहाँ cos 2π/3 है, तो 1 माइनस 1/2, ये 1/2 ही बचा, तो 2I0 इंटू 1/2, 2 कट गया तो केवल I0 आ गया। तो I0 की वैल्यू k के टर्म्स में कितनी होगी भाई, k/4। आई होप तरीका समझ में आ रहा है। थर्ड आप देख लीजिए λ/2 के केस में, λ/2 जब होगा तो देखिए उसके लिए फेस डिफरेंस कितना होगा, तो 2π/λ, क्योंकि फॉर्मूला हमारा फेस डिफरेंस में ही है, फेस डिफरेंस रखना ही पड़ेगा। 2π/λ इंटू लैम्डा की जगह अगर λ/2 रख दो, तो लैम्डा कट गया, 2 कट गया, ये हो गया पाई। ठीक, तो जब ये पाई हो गया तो cos पाई तो -1 होता है, तो 1 -1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर टोटल आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स इन अ स्क्रीन in Young's double slit experiment where waves from the two slits have part difference 0 and λ/4। बड़ा सिंपल है, हम यही कर सकते हैं, थोड़ा सा जगह निकाल के। ये देखो कितना इजी है। क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा मैं इसको आगे ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन जो कह रहा है उस हिसाब से, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट द 2 पॉइंट्स इन अ स्क्रीन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन वेव्स फ्रॉम द 2 स्लिट्स हैव पार्ट डिफरेंस ऑफ 0 एंड λ/4। यानी ये वो दो केसेस है जिस समय आपको इंटेंसिटी निकालनी है, एक बार 0 पे जबकि फेज पार्ट डिफरेंस 0 हो, और जब पार्ट डिफरेंस λ/4 हो, दोनों समय इंटेंसिटी निकालो और उनका रेशियो ले लो। तो पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला डबल स्लिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2I0 1 + cos फाई। फिर से फाई में है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2π/λ इंटू जो लैम्डा अगर दे, जो भी पार्ट डिफरेंस दे वो रख दो यहाँ पे, तो उसके हिसाब से फेज डिफरेंस आ जाएगा। पहले केस में लैम्डा जो है 0 है, तो 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो cos 0 जो होता है 1 होता है, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा कितना 2I0 1 + cos 0 रखोगे क्योंकि फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 आ गया। ये उन वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है जो दो सोर्स से निकल रही हैं, है ना। पाथ डिफरेंस के टर्म्स में उनका दिया हुआ था, तो हमने उसको फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करके काम किया। फाई की तो cos 0 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं पहले इसको cos 0 ही लिख देता हूँ, तो ये हो गया 4I0, डायरेक्ट लिख दिया, इसकी जगह 1 लिखा, 2 और 2 × 2 4I0, है ना। तो ये आपका आ गया पहले केस का जब लैम्डा एट 0 पे। अब I एट λ/4 दूसरा वाला केस जो है, तो λ/4 यहाँ पे रखोगे तो फेज डिफरेंस के टर्म्स में 2π/λ इंटू λ/4 रख लीजिए, लैम्डा कट गया, ये हो गया π/2। ठीक, तो cos π/2 कितना होता है भाई, cos π/2 0 होता है, तो cos π/2 0 होगा तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 2I0 1 + cos π/2, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए 2I0, ये तो 0 हो गया तो केवल 1 बचा, तो 2I0 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, केवल 2I0 आ जाएगा। तो पहले केस में 4I0 आया, दूसरे केस में 2I0 आया, तो दोनों केस में इंटेंसिटी को डिवाइड करेंगे तो 4I0/2I0 कट जाएगा, 2/1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा आंसर। समझ में आया, बहुत सी सिंपल क्वेश्चन था। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देखिए क्या कह रहा है। देखिए
In Young's double slit experiment, what is the intensity at a point on a screen where the two waves arriving have a phase difference 60 degree, 90 degree and 120 degree? Assume that intensity of each source is I नॉट, है ना। तो यार ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया, यहाँ तो इसने फेज डिफरेंस के टर्म्स में ही केस दे रखा है, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है इंटेंसिटी का, डबल स्लिट के लिए 2I0 1 प्लस कॉस फाई ये होता है ना। तो अब आप ये देखिए 2I0 1 प्लस कॉस फाई आपके पास होता है फॉर्मूला। तो जो जो केस कह रहा है वो आप कर दीजिए। कह रहा है 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो 60 डिग्री पर यानी कि 60 डिग्री पर यानी कि ये π/3 हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह π/3 रखनी है। तो 2I0 1 प्लस कॉस π/3, कॉस π/3 1/2 होता है, 2I0 इंटू 1 प्लस π/3 1/2, तो ये हो गया 3/2, 2I0 इंटू 3/2, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये कितना हो गया भाई, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3I0। तो ये केस हो गया 60 की जगह। फिर इसी प्रकार से 90 पे लिखोगे तो 90 पे करोगे तो 2I0 1 प्लस पाई की जगह फेस डिफरेंस की जगह आप 90 लिख लीजिए, कॉस 90 0 होता है, चाहे π/2 लिखो चाहे 90 लिखो, तो ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया केवल 2I0, ठीक है। और थर्ड कह रहा है कि 120 पे, तो 2I0 1 प्लस कॉस फाई, तो कॉस फाई की जगह आप कॉस 120 को 2π/3 लिखते हैं, 2π/3 माइनस 1/2 होता है, 2I0 1 माइनस 1/2, तो ये 1 माइनस 1/2 1/2 आएगा, फिर 2 कट जाएगा तो केवल I0 आएगा। समझ में आई बात। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी देखिए, आप पढ़िए क्या लिखा है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं से कर दे रहा हूँ मैं, लेकिन आप करना इसको। कह रहा है वही दो केस में आपको डिफरेंस, दो केस में आप दो केसेस दे रहे हैं, एक बार 0 पर फेस डिफरेंस, एक बार π/2 पर। उन दोनों के समय रेशियो क्या होगा, फॉर्मूला आप यही लगाएंगे 2I0 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार केस फर्स्ट में जब एंगल 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री कॉस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 4I0 आ जाएगा। सेकेंड केस में बोल रहा है π/2, तो जब π/2 होता है तो कॉस π/2 0 होता है, तो 1 प्लस 0 केवल 1 रहेगा, 2I0 आ जाएगा। रेशियो लोगे 2:1 आएगा, है ना, सिंपल रेश। समझ में आई बात, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। 2 कोहेरेंट सोर्सेज x and y ऑफ लाइट, इतना दे रखा है, बोथ द सोर्सेज आर इन सेम फेज एंड p इज आर्बिट्ररी ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेट xp माइनस yp। तो ऐसा है यार, ये xp माइनस yp सीधी सी बात है, दो सोर्सेज हैं S1 S2, मान लिया तुमने, स्क्रीन है, इस मान लेते हैं ये पॉइंट x मान लो, ये y पॉइंट मान लो, p कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस xp हो जाएगी, ये डिस्टेंस yp हो जाएगी। तो xp माइनस yp होगा क्या यार, ये तो पाथ डिफरेंस होगा ना, यही तो होगा कि ये कितना दूरी तय की, ये कितना, तो पाथ में के टर्म्स में कितना दूरी, यही निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है पहला ये डिस्टेंस निकालनी है। पहला केस बोल रहा है कहाँ पे, जहाँ पे ब्राइट बैंड बन रहा है, जहाँ पे ब्राइट बैंड बन रहा है 10th ऑर्डर का। तो आप जानते हैं 10th ऑर्डर का ब्राइट बैंड, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अब पहले आप देखिए 10th ऑर्डर कह रहा है, आपको पता है पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है जब ब्राइट फ्रिंज की बात होती है। देखो फॉर्मूला कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। और 2n + 1/2 लैम्डा होता है जब डार्क की बात होती है। तो चूंकि ब्राइट की बात हो रही है, क्योंकि है ना 10th ब्राइट, अब 10th ब्राइट के लिए n की वैल्यू 10th ही रखोगे। मैंने कहा है ब्राइट के लिए जो n बोल रहा है, जो बोल रहा है वही n रखना है। डार्क बोलता है तो उससे एक n कम रखते। तो ब्राइट में जो 10th ऑर्डर होगा वो होगा 10 टाइम्स लैम्डा। तो यही पार्ट डिफरेंस होगा xp माइनस yp 10th ऑर्डर के लिए। बस खत्म हो गया। लैम्डा तुमको दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 6.2 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, जो कितना इजी था। तो 10 इंटू 6.2 इंटू 10⁻⁻5 किया तुमने यार, तो ये 10 से ये 10 माइनस में घट जाएगा, इतना आ जाएगा। सवाल का दूसरा पार्ट करते हैं। अब की बात क्या कहा है इसने, द डार्क बैंड बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा। तो यानी कि एक बार जब मैं ये फिगर बनाता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। इस प्रकार से मान लो सेंटर ब्राइट है, तो ये फर्स्ट डार्क होगा, ये सेकंड डार्क होगा, ये थर्ड डार्क होगा, है ना। इसी प्रकार से ये फोर्थ डार्क होगा, ऐसे मान लो। अगर सेंट्रल ब्राइट है, इसी प्रकार से डार्क इधर इधर होंगे।
तो अगर ये सेंट्रल है तो आप ये समझ गए ये चीज़ कि ये फर्स्ट डार्क, ये सेकेंड डार्क, ये थर्ड डार्क, ये फोर्थ डार्क। कह रहा है डार्क बैंड बिटवीन थर्ड एंड द फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा। तो देखो ये सेंट्रल ब्राइट है तो ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, ये सेकेंड ब्राइट हो गया, ये थर्ड ब्राइट हो गया, ठीक है, और इसी प्रकार से ये फोर्थ ब्राइट हो गया। तो कह रहा है ना थर्ड और फोर्थ ब्राइट यानी थर्ड और फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा जो होगा उसके बीच का डार्क, तो उसके बीच का डार्क क्या है यार, फोर्थ डार्क है। देखिए ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना। कभी भी दिक्कत हो ऐसे सवाल को यू कैन जस्ट ड्रॉ द फिगर एंड फाइंड इट आउट द वे हाउ यू शुड अप्रोच द प्रॉब्लम। सो बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ ब्राइट देयर इज फोर्थ डार्क। फोर्थ डार्क जो होता है उसके लिए n की वैल्यू 3 होती है, याद रखिएगा। डार्क बैंड में n की वैल्यू एक लम लेनी है। अगर 8वां डार्क होगा तो n की वैल्यू होगी 7वीं, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू n की वैल्यू 3 प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 306 प्लस 1 7/2 लैम्डा, है ना। तो चाहो तो इसको 3.5 लिख लो इंटू लैम्डा तो हमको दिए हुआ 6.2 10 to the power -5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे भाई तो ये आ जाएगा 2.17 10 to the power -4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, इससे भी आपको काफ़ी बेहतरीन आइडिया लगेगा। देखिए जो फ्रिंजेस बनती है ना, आपने फ्रिंज विथ देखा ना, फ्रिंज विथ किस पे डिपेंड कर रही है, वो d लैम्डा बाय डी पर। तो देखिए ऐसा है d और d आप जान रहे हैं कि ये होगी d और ये होगा आपका d दूरी स्क्रीन की, ये होगी स्मॉल d, इन दोनों के बीच की दूरी। तो जो फ्रिंज विथ बनेगी वो d पर डिपेंड कर रही है डायरेक्टली और d पर डिपेंड स्मॉल d पर डिपेंड कर रही है इन्वर्सली। इसका मतलब ये है कि जितना अधिक d होगा, जितना बड़ा d होगा उतना मोटी फ्रिंज की विथ बनेगी, है ना। फ्रिंज विथ उतनी मोटी बनेगी, मतलब यहाँ पर जो फ्रिंज विथ बनेगी, जो एक एक फ्रिंज आएंगी वो उतनी मोटी होंगी, उतनी बड़ी होंगी। तो जब आप d बढ़ाते हैं यानी ये दूरी बढ़ाते हैं तो ये बड़ी होती जाती है, जब पास लाते हो तो ये छोटी होती जाती है। यानी जितना दूर बनाओगे उतना बड़ी फ्रिंजेस की विथ आएगी, मोटाई आएगी। और स्मॉल d यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। यानी ये डिस्टेंस बढ़ाते हो तो फ्रिंज विथ कम होती जाएगी, इसको छोटा करते हो तो वो बढ़ती जाएगी, है ना। ये याद रखो। तो फ्रिंज विथ कब बढ़ती है कि ये जब बढ़ाते जाओ, ये जितना अधिक दूर होगा उतना अच्छा है और ये डिस्टेंस उतनी अधिक कम होनी चाहिए, उससे फ्रिंज की मोटाई बड़ी से बड़ी आएगी। ये केवल एक जनरल उसके लिए बता दिया था आपने। अब सवाल देखिए, सवाल कह रहा है इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कोहेरेंट सोर्सेज आर 1.5 मिलीमीटर अपार्ट। Fringes are obtained on a screen distance 2.5 meter from the source. If the sources give light of 589.3 nanometer wavelength, find the number of fringes in the interference pattern which is 4.9 in 10 to the power -3 meter. देखिए ऐसा है, सवाल को अप्रोच कैसे करना है। देखिए मान लेते हैं इस प्रकार के सोर्स हैं, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे अब ये पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न ऐसा थोड़ी ना इन्फिनिटी तक बनता ही रहेगा, एक दूरी होती है यार। तो ये जो जितनी दूरी तक ये बन रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न, उतनी पूरी दूरी दे दी गई है तुमको 4.9 इन 10 to the power -3 मीटर। इतनी दूरी तक पैटर्न बन रहा है। कह रहा है बताओ यार इसमें कितनी फ्रिंजेस आ जाएंगी, यानी टोटल फ्रिंजेस होंगी कितनी इस पैटर्न में। तो यार ऐसा है, ये तुमको जानना है, तुमको फ्रिंज विड्थ चाहिए भाई। ये एक फ्रिंज की मोटाई कितनी है, ये पूरी जो दूरी है, ये सब ढेर सारी फ्रिंज मिलके ही तो पूरी कर रहे हैं ना। आपको पता है ब्राइट डार्क जो होता है सेम होता है, ब्राइट डार्क जो होता है सेम होता है, दूरी होती है वो। तो टोटल इस दूरी को अगर फ्रिंज विड्थ की मोटाई से अगर आप डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी। क्योंकि है क्या, अगर मान लेते हैं कि ये n नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही हैं, तो n नंबर ऑफ फ्रिंज इंटू एक फ्रिंज की मोटाई d लैम्डा बाई d होती है, और यही बराबर होगा टोटल फ्रिंजेस, टोटल दूरी फ्रिंजेस की, टोटल लेंथ उस पैटर्न की, ये होगा ना लेंथ ऑफ द पैटर्न। और हमारे पास जो चीज़ें दी हैं वो क्या हैं कि d जो दे रखी है वो यहाँ पर 1.5 मिलीमीटर दे रखी है, उसको 10 की पावर -3 मीटर लिख लेते हैं। और जो कैपिटल D रखी है वो 2.5 मीटर दे रखी है, हो गई। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी है 589.3 इंटू 10 to the power -9, चूँकि नैनोमीटर दे रखा है तो ये 10 to the power -9 हो गया।
बस हो जाएगा, आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। इस हिसाब से लेंथ ऑफ द पैटर्न, तो n की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द पैटर्न इंटू डी, है ना, अपॉन डी लैम्डा। बस वैल्यू रखनी है, आंसर आएगा आपके पास। लेंथ ऑफ द पैटर्न जो रखा है 4.9 10⁻³ दे रखा है, इंटू स्मॉल डी कितनी की वैल्यू रखी 1.5 इंटू 10⁻³ ये भी दे रखा है, अपॉन लैम्डा 589.3 इंटू 10⁻9 इंटू 2.5 ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। आई होप ये बात समझ में आई आपको। तो इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। 10⁻9 है, -6 है, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻9, तो 6 खत्म हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻3, और यहाँ पे आएगा 4.9 इंटू 1.5 अपॉन 2.5 इंटू 589.3। ठीक है, तो ये आंसर 4.987 समथिंग आएगा, जिसको आप चाहें तो 5 लिख सकते हैं। तो टोटल 5 फ्रिंजेस बनेंगी। ये बात समझ में आई आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पढ़िए आप। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। Distance of the fourth bright fringe from central bright fringe is found to be 1.2 centimeter. Compute the wavelength of the light. Okay, so whatever the things we have got, we are going to just write it down one by one. तो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन 0.28 मिलीमीटर, नहीं स्मॉल डी जो है 0.28 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन इज प्लेस 1.4 मीटर अवे, यानी डी की वैल्यू 1.4 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, यानी कि चौथी ब्राइट फ्रिंज जो है फ्रॉम द सेंट्रल इज फाउंड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला एन डी लैम्डा बाई डी होता है। ये फोर्थ डी लैम्डा बाई डी ये तुमको दिया हुआ है कितना 1.2 सेंटीमीटर को लिख देंगे 10⁻² मीटर, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो पूछा क्या है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो देखो यार डी तुम्हारे पास है, स्मॉल डी है ना, बाकी सब चीज़ें हैं, लैम्डा आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला 1.2 10⁻² इंटू डी की वैल्यू लिख लीजिए, डी उधर मल्टीप्लाई होगा तो जगह 0.28 इंटू 10⁻³ अपॉन डी जो कि है 1.4 मीटर। ठीक है, और 4 भी लिख लो, ये सब चीज़ इधर आ गई, इधर उधर डी उधर चला गया, 4 और डी दे जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आप देखें यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻7 मीटर। तो अगर तुम इससे 3 10 और निकाल लो तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻10। ये तो तरीका पता है ना, पॉजिटिव से 10 पॉजिटिव पावर से अगर निकालोगे 10 तो पावर कम होती जाएगी, और नेगेटिव से निकालोगे तो बढ़ती जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी कर सकते हो 6 10⁻7 अपॉन 1000 इंटू 1000। किस लिए, ताकि हम इस फॉर्मूले को एंगस्ट्रम में लिख सकें, है ना। तो बस ना हो तो चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर ऐसे लिख लो। तो ये 1000 मल्टीप्लाई होकर 6000 हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, तो 6000 एंगस्ट्रम आंसर आ गया आपका। समझ में आई बात। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म्ड इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फाउंड टू बी 12.5 मिलीमीटर। The separation between the slit is 0.12 millimeter and distance of the screen from the slit is 60 centimeter. Calculate fringe width और second wavelength of the light dual. अब देखो कितना सिंपल है यार, इसमें अपनी पास जगह बची, मैं इसी पे ही करके अपनी जगह बचा लेता हूँ। यहाँ बना देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो चीज़ें दी हैं वो देखो पहले लिख लो। तो पहली चीज़ जो डिस्टेंस दी है फर्स्ट एंड द सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला डिस्टेंस कितनी होती है, ये फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू 1 रखेंगे, तो डी लैम्डा बाय डी ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी, है ना। फिर क्या कह रहा है सिक्स्थ, तो कह रहा है सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज, तो सिक्स्थ के लिए हम लोग एन की वैल्यू 6 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 6d लैम्डा बाई डी आ जाएगा, ये आ जाएगा सिक्स्थ, है ना। तो ये कह रहा है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12.5 मिलीमीटर, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज इज फाउंड टू बी इतना, तो यानी 6d लैम्डा बाई डी सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज माइनस, और तो यानी छठवीं की दूरी भाई इस तरीके से होंगी मान लेते हैं, तो छठवीं की दूरी
और फर्स्ट की दूरी जो भी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है, छठवीं की दूरी माइनस फर्स्ट की दूरी करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 1 तो ये आ जाएगा 5d लैम्डा बाई डी, है ना। और ये डिस्टेंस जो इनकी डिस्टेंस है इनके बीच की वो दे रखी है 12.5 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर लिख लेता हूँ। तो इससे क्या आ गया, डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू आ गई। यार यही तो फ्रिंज विड्थ होती है, तो डायरेक्ट आ गया 12.5 × 10⁻³ अपॉन 5 कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, इसको आप सॉल्व कीजिए, 2.5 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक, आगे कहा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तो वही फॉर्मूला, अगर डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू आ गई है 2.5 × 10⁻³, ये फ्रिंज विड्थ आ गई है, तो लैम्डा भी आ जाएगा आपका। लैम्डा कितना आ जाएगा, इससे डी मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 × 10⁻³ इंटू डी अपॉन कैपिटल डी। और डी तुम्हारे पास दिया हुआ है, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्मॉल डी की वैल्यू 0.12 × 10⁻³ मीटर, 0.12 मिलीमीटर दी है ना। और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट है 60 सेंटीमीटर, 16 × 10⁻² लिख लो। तो बस वैल्यू पुटअप करना है, 2.5 × 10⁻³ इंटू डी यानी 0.12 × 10⁻³ अपॉन 60 × 10⁻²। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 × 10⁻⁷ मीटर। अब चाहो तो इसको नैनोमीटर में देना चाहते हो तो फिर से 2 10 इधर कर लोगे, है ना, 2 10 निकाल लोगे तो इधर 500 कर लो, 10⁻⁹, चाहो तो 500 नैनोमीटर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए 5 × 10⁻⁷ लिखो या ऐसे लिखो 500 नैनोमीटर। क्लियर हुआ। अब देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या दे रखा है, देखो, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द टू स्लिट इज 1 मीटर। When light of wavelength 6000 angstrom is incident on the slit, the fringe width is 2 millimeter. Find the distance between the two slits and the fringe width if the wavelength of the light is 4800 angstrom. ठीक है, देखो ऐसा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी पहले उसको लिख लेते हैं। तो कैपिटल डी यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है। When light of wavelength 6, तो लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रम दी हुई है, तो 6000 एंगस्ट्रम इसको लिख सकते हैं आप 6000 10⁻10 एंगस्ट्रम यही होता है। चाहो तो 6 × 10⁻⁷, ये 3 मल्टीप्लाई कर दी तो इतना हो गया। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है भाई, डी लैम्डा बाई डी दिया होता है, ये 2 मिलीमीटर दे रखा है, 2 × 10⁻³ मीटर लिख लो भाई। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी लैम्डा अपॉन 2 × 10⁻³ डी की वैल्यू 1 मीटर दी हो रही है, लैम्डा की वैल्यू 6000, तो 6000 लिख लो, या चाहो तो सीधे 16 × 10⁻⁷ लिख लो, × 10⁻⁷ अपॉन 2 × 10⁻³ सॉल्व करोगे 3 सा तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ आ जाएगा। मिलीमीटर में लिखोगे तो ये 0.3 मिलीमीटर भी आ जाएगा। अब एक बात याद रखो यार, अब की बार इसने पूछा है कि अगर लाइट की वेवलेंथ बदल दी जाए तो उस केस में फ्रिंज विड्थ क्या होगी। देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है यार, आप याद रखिए, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी लैम्डा बाई डी। तो फर्स्ट केस में ये इस प्रकार से हमेशा तुम्हारा फॉर्मूला बन सकता है। मान लो आप केवल अपनी वेवलेंथ यानी दो लाइट जो हैं दोनों अलग अलग यूज़ करते हैं, पहले किसी और वेवलेंथ की लाइट से यूज़ करते हैं फिर किसी और, तो यानी कि डी और डी तो चेंज नहीं होगा भाई, डिस्टेंस तुम नहीं बदल रहे हो, ना तो स्लिट के बीच का ना ही स्क्रीन और उसके बीच का, केवल लैम्डा बदल रहे हो। तो इसमें अगर आप देखें तो डी बाई डी लैम्डा 1 लिख लो W1 केस, और W2 लिख लो डी बाई डी लैम्डा 2। तो अगर इनको डिवाइड करोगे तो W1 अपॉन W2 की वैल्यू डी बाई डी तो कट जाएगा ऊपर से, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब कहीं पे मान लो डी ही चेंज हो रहा हो, लैम्डा सेम हो लेकिन डी को चेंज कर रहे हैं, तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई करके काम कर सकते हैं ना। दो केसेस में आप विड्थ को डिवाइड कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लगा देते हैं, वहाँ जगह कम थी तो मैं फिर कर दे W1 अपॉन W2 यहाँ पे कर देता हूँ, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो W2 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू W2, और W1 तो है ही लैम्डा 2। यहाँ पे 4800 एंगस्ट्रम का, एंगस्ट्रम ही रखो, चेंज मत करो, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये कट ही जाएगा आपस में। और W1 विथ पहले केस में क्या थी, याद रखो विथ थी 2 मिलीमीटर, है ना। फ्रिंज विथ जो थी वो 2 मिलीमीटर थी, फ्रिंज विथ के टर्म्स में निकाल लेना।
तो 2 मिलीमीटर ही रख दो, मिलीमीटर में आंसर भी आ जाएगा, है ना, यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो 6 2 0 0 हटाओ, 6 10 60, 6 8 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, तो 4/5 इंटू 2, तो चाहो तो 4 2 जा 8, 8/5 कर लो, मिलीमीटर में आ जाएगा, 5 1 जा 5, 3 0, 5 6 जा, तो 1.6 मिलीमीटर आंसर आ गया। समझ में आया बात? लाइन खींचते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने किया, एकदम सेम वैसे ही काम करेंगे हम लोग, है ना। जो कह रहा है पहले नोट कीजिए। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाइल यूजिंग अ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ इतना 5000 एंगस्ट्रॉम द फ्रिंज विथ ऑब्टेन इज 0.5 मिली डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन द डबल स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स। देखो अभी हमने पढ़ा W1/W2 इज इक्वल टू λ1/λ2 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखो W1 है क्या एक्चुअली, D जो भी λ1 है हमारे पास अपॉन D, W2 जो है उसमें जो D है वो पुराने वाले D के जो है वो हाफ है ना, डबल स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो D की जगह आप D/2 लिख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बाकी जो वेवलेंथ यूज़ हुई होगी और ये स्मॉल d में चेंज नहीं आया, तो यहाँ पर अगर W1/W2 करेंगे, है ना, जब वहाँ D/D में कोई चेंज नहीं आया तो केवल लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो यहाँ W1/W2 करो, 2 मिनट करोगे हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। W1 की वैल्यू dλ1/d लिखो, अपॉन इसकी जगह लिखो D/ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ dλ2/, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा, 2D हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा dλ1/d इंटू 2D/dλ2, तो D से D कट गया, D से D कट गया, तो ये हो गया 2λ1/λ2, ये तुम्हारा W1/W2 इस केस में हो गया, ठीक है। W1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर में रहने दो, अब वैल्यू रख दो यहाँ पे। λ1 यहाँ पे कितना दिया है, λ1 रखिए 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ही रखो कोई दिक्कत नहीं, λ2 पूछा है तुमसे। विथ 1 केस में 0.5 मिलीमीटर, और W2 सेकेंड केस में कितनी हो गई 0.3 मिलीमीटर। सॉल्व कर लो इसको, मिलीमीटर मिलीमीटर कट गया, 0.3 से 5/3 हो गया, तो λ2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 5000, λ2 उधर चला गया, 3 इधर आ गया, 5 नीचे आ गया होगा, अपॉन 5 × 3 हो जाएगा, तो 5 से चाहो तो 1000 ऐसे कर सकते हो, ठीक है 1000, और एंगस्ट्रॉम यहाँ रखे रहना क्योंकि एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 6 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए क्या दिया है भाई, 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई, तो D की वैल्यू, स्मॉल d की वैल्यू 3 × 10 टू द पावर -3, 3 मिलीमीटर दिया है, तो मैं उसको मीटर लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। लैम्डा की वैल्यू दी है 480 नैनोमीटर, है ना, तो 480 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर लिख लेते हैं। स्क्रीन इज 2 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, D की वैल्यू जो है वो 2 मीटर है। कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन द 8th ब्राइट फ्रिंज एंड द 3rd डार्क फ्रिंज। अब यार ऐसा है, 8th ब्राइट फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो ND/D यूज़ होगा ब्राइट के लिए, और N वहाँ पे 8 रखा जाएगा, तो 8D/D ये 8th ब्राइट फ्रिंज होगी। और कह रहा है 3rd डार्क फ्रिंज, ठीक है, तो 3rd डार्क फ्रिंज जो होगी, आपको पता है डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला यूज 2n+1/2 dλ/, तो 3rd डार्क फ्रिंज में n की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे हम लोग, मैंने कहा ना डार्क वाले में n की वैल्यू जो फ्रिंज वो कह रहा हो उस नंबर से एक कम ले लो, तो यहाँ n की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे, है ना, n की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे, तो 2 × 2 + 1/2 dλ/d आ जाएगा, 2 2 4, 4 + 1, है ना, तो ये 5/2 dλ/d हो गया, ठीक। तो ये आ गई 8th ब्राइट और ये आ गई 3rd डार्क, इनके बीच की डिस्टेंस जो है निकाल ली हमको, तो 8dλ/d - 5/2 dλ/d, यही तुमसे पूछ रहा है, 8th ब्राइट और 3rd डार्क। तो भाई 8dλ/d, आप चाहें तो dλ/d कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 - 5/2, तो 8 × 16, 16 - 5 11/2, ये हो गया 11/2 dλ/d, है ना, ये आ जाएगा 5.5। D की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है भाई, 2 मीटर। लैम्डा की वैल्यू 180 × 10⁻⁹, लैम्डा की वैल्यू यहाँ लिख लीजिएगा 480 नैनोमीटर दिया था, है ना, 10⁻⁹ लिख लिया हमने, अपॉन
डी लिख लो स्मॉल 3 × 10⁻³ अब यार इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करना अब तुम्हें इतना आना चाहिए, है ना। सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 1.76 × 10⁻³ मीटर, 1.76 मिलीमीटर भी कह सकते हो। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ ऑफ लाइट 6000 एंगस्ट्रम इज 2 मिलीमीटर। व्हाट विल बी द फ्रिंज विथ इफ द इंटायर एपरेटस इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। यानी वही पूरा सेटअप पहले एयर में, फिर बाद में उसने वाटर में लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो यार इसमें क्या करना है, इसमें क्या फ़र्क हुआ होगा जब तुमने एक से दूसरे में डाला होगा। आप खुद को याद करिए, जब एक से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो क्या क्या फ़र्क आता है। आपको ये फॉर्मूला याद है ना जो मैं रिफ्रैक्शन बताया था, λ1/λ2 इज इक्वल टू n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2। वेलोसिटी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मान लेते हैं मीडियम एयर में रहा और ये जिस लिक्विड में, तो अगर देखें तो λ1/λ2 को आप n2/n1 लिख सकते हैं। अब n2 का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है जिस मीडियम में जा रही है, ये उस मीडियम में, सेकंड वाले मीडियम में या वाटर में उसकी वेवलेंथ है, ये पहले वाले मीडियम में वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ का रेशियो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो में भी दे सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले केस में अगर विथ W1 अगर पहले केस में विथ dλ/d होती है, मुझे पता है, इसको λ1 लिख लो, इनमें तो चेंज लाया नहीं जा रहा। W केस में d λ2 हो जाएगा अपॉन d। तो अगर W1/W2 करो यार तो पाओगे dλ1/d अपॉन dλ2/d। ये d और d कट गया आपस में पूरा, है ना, बचा आपका λ1/λ2। तो λ1/λ2 की जगह आप रख दीजिए n2/n1। तो फॉर्मूला विथ के टर्म्स में ऐसे लिख लो, W1/W2 इज इक्वल टू n2/n1। अब n1 तुम जानते हो एयर है, पहला मीडियम एयर है, तो उसके लिए तो ये 1 ही होगा यार, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और n2 आपको दिया है, तो W1 इज इक्वल टू n2W2 या W2 इज इक्वल टू W1/n2। यानी सिंपल सी बात है, जो पहले मीडियम में विथ होगी उसके उस विथ को आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिए सेकंड वाले मीडियम के, आपका आंसर विथ का आ जाएगा। एकदम सिंपल सा था। तो पहले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम में जो विथ थी वो 2 मिलीमीटर थी, लिख लो भाई -3 मीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.33 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा, जिसको आप चाहें तो 1.5 मिलीमीटर लिख लीजिए। समझ में आई बात? ओके।